आप किससे कहते हैं? तो आपको याद आ गया होगा कि आप जब कक्षा 11 में थे तो आपने पढ़ा कि द्रव्य या पदार्थ की कुल 5 भौतिक अवस्था होती है। यस सॉलिड, लिक्विड यानी कि ठोस, बोलिए गैस, प्लाज्मा और सुपर एटम। ये सब पांचों पढ़े हैं। अब पढ़े हैं तो इसमें से पहला पॉइंट है जिसका हमें यहाँ जिक्र करना है ना। तो आपने क्या पढ़ा था ठोस के बारे में? ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार एवं आयतन, बोलिए दोनों निश्चित होता है। यस तो ऐसे गुणधर्म रखने वाले पदार्थ को ठोस अवस्था कहते हैं। हम ठोस कहते हैं। ऐसे ही पढ़े हैं। यस तो जैसे आपकी मोबाइल, आपका कॉपी किताब, मेज कुर्सी, ये सब कैसी वस्तुएं मानी जाती हैं? ठोस वस्तु। सॉलिड यानी ठोस। अब बताइए, अगर आप इसे ठोस कह रहे हैं तो जो आपका 11 का ज्ञान है, आपने 9, 10, 11 3 साल लगातार ठोस के बारे में पढ़ा है। अब हमें आपको बात समझाने के लिए थोड़ा मैं फिर से पीछे चला जाता हूँ। तो आपने क्या पढ़ा कि ठोस हम उस वस्तु को या उस पदार्थ को कहते हैं जिसके आकार एवं आयतन हमेशा निश्चित रहते हैं। यस अब क्यों निश्चित रहते हैं? तो आपने पढ़ा था कि हर एक पदार्थ चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, बताइए वह जिन सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, बताइए उसे आप एटम कहते हैं। यस यानी परमाणु कहते हैं। और आपने पढ़ रखा कि परमाणु सूक्ष्म कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। लेकिन कौन स्वतंत्र होते हैं? केवल वो वाले जो मोनो एटॉमिक होते हैं। लेकिन अगर वह मोनो एटॉमिक ना होकर क्या हो, डाई एटॉमिक हो या फिर पॉली एटॉमिक हो यानी द्विपरमाणु या बहुपरमाणु हो, तो आप लोग पढ़े हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नेचर में सरवाइव नहीं करते। ये तुरंत आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। और ये अणु वह स्वतंत्र छोटी इकाई होती है जो अभिक्रिया में भाग लेती है। ऐसा आपने पढ़ा है। Yes. मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाने नहीं पढ़ा होता तो दूसरे ढंग से बताता हूँ। क्योंकि ये ज्ञान आपका पूर्व का है, इस साल का नहीं है। और इस साल से हमें उससे मतलब नहीं, हम तो खाली रिमाइंड कर रहे हैं कि हम अपनी बात समझा सकें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हर एक पदार्थ जिस स्वतंत्र सूक्ष्म इकाई से बना हुआ है, इसे आपके 9, 10, 11 में अवगति मॉडल तो उसके हिसाब से आप जानते हैं कि हर एक ठोस पदार्थ जिन सूक्ष्म स्वतंत्र कणों से मिलकर बना होता है, ये मॉलिक्यूल कहे जाते हैं यानी अणु कहे जाते हैं। और इनके बीच में जो यह जगह है आप उसे कहते हो मॉलिक्यूलर प्लेट यानी अंतराणविक स्थान। और अगर आप 10 का 11 का याद रखो तो आपको बताएं कि अगर यह दूरी 10⁻⁴ मीटर 40 से कम है, तो ये कॉम्पैक्टली क्लोज है, माने अति निकट है। यस और अति निकट होने के कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतराकर्षण बल लगता है। और लगता है अंतराकर्षण बल। हाँ जी, अंतराकर्षण बल लगता है यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। आप में से कई लोगों को आता है, कई लोग अपना नहीं पढ़ रहे होंगे इसलिए उनको नहीं आता।
तो इसे हम अंतराणविक बल कहते हैं, Yes. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। Yes, sir. और ये फोर्स इतना प्रबल होता है कि ये अन्य अणु को अपनी ओर बांध के रखता है, उसे छूटने नहीं देता। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पेन के एक छोर को पकड़ लिया हूँ, Yes, तो आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी कलम उठ चुकी है। Yes. क्यों? क्योंकि यहाँ का अणु इतनी क्लोजली पकड़ रखा है, Yes. तो वैसे ही हर अणु ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। Yes. इसलिए अगर एक अणु को हम पकड़ ले तो सारा अणु उसके साथ उस बल से प्रभावित हो जाएगा। Yes. लेकिन यही चीज आप अगर द्रव या गैस में देखें तो ऐसा नहीं है। आप पानी के एक अणु को पकड़ के उठाइए, पूरा पानी उठ जाता है? No, sir. नहीं उठता, राइट? Yes. अब इतना प्रबल अंतराकर्षण बल होने की वजह से इनमें स्पेस एकदम नहीं है। Yes. इसलिए इनके अणु ट्रांसफरेशनल मूवमेंट यानी स्थानांतरिक गति नहीं करते, स्थानांतरिक गति ही नहीं करते, बस वो वाइब्रेट होते रहते हैं, यानी वो कंपन करते हैं। इसीलिए आप अगर जमीन से कान लगा के सुनो, दीवार से कान लगा के सुनो, तो आपको केवल कंपन की साए साए आवाज आएगी। Yes. आपको एकदम नहीं लगेगा कि ये हिल डुल रहा है, राइट? Yes. लेकिन अगर आप बाहर से फोर्स लगा दो तो आप उस कंपन को अब रियलाइज भी कर सकते हो, मतलब एहसास कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा घंटा है, जाके पीट दो, देखना झनझना जाए। Yes. थाली है, गिर गई, देखना झनझना जाए। Yes. जमीन पर भी हो, देखना कोई आ रहा होगा, पैर की थाप पड़ते ही झनझना जाएगा। Yes. यदि तुमको जमीन पे कान लगाए होगे तो समझ जाओगे इस साइड से कंपन आ रही है। Yes. जैसा कि सांप इसी तरह भेन करता है। अब जानते हो कि सांप को कान नहीं होते, तो उसके इस पूरे एब्डोमिनल पॉइंट में ईयर स्किन होती है, वो जमीन पर रेंग रहा है या बैठा है, तो जैसे ही आपने चला, आपका कदम बोलो उठ के जमीन पे गिरा, कंपन हुआ, उस कंपन से वो जान जाता है कि इधर से कोई, तो वो तुरंत वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। या अगर उसको लगा कि कंपन करीब है तो अपनी रक्षा के लिए आप पर हमला कर देता है, या अलर्ट मोड में आ जाता है, और व्हिसिंग करके आपको भी अलर्ट करता है कि हम यहाँ हैं, हमको हट जाने दीजिए, नहीं तो आपसे लड़ाई करता है या आपको काट लेता है। तो ये वाइब्रेशन हो रहा है, क्लियर है? Yes. तो इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो इतनी क्लोज पैक हैं, इतनी अति निकट हैं और इतने प्रबल अंतराकर्षण बल से बंधे हैं Yes. कि ये अपने अणु को फ्री नहीं होने देते और अपने अणु को मूव भी नहीं करने देते। आया? Yes. इसलिए मूव नहीं किया यानी गति नहीं नहीं किया, किया। इसलिए वो जहाँ पर छेद लिया जगह जैसा आकार बना लिया बस वैसा ही बनाए रखेगा। Yes. जैसे इसका आकार ऐसा है तो आप इसको 4 दिन बाद भी उठाओगे तो भी ऐसे ही आकार में मिलेगा और इसी बालू में मिलेगा। Yes. लेकिन यही चीज अगर आप लिक्विड में देखो तो नहीं है, क्योंकि लिक्विड के अणु इनकी तुलना में दूर है, Yes. अतः उनके बीच का बल इससे कम है, Yes. इसलिए उनके अणु वाइब्रेट नहीं मूव करते हैं। Yes. इसीलिए आप पानी को देखो, जिस पात्र में लो देखना उसी पात्र में वो बहना शुरू कर देगा। Yes. जैसे कि हम अगर इसी बॉटल के पानी को जमीन पे गिरा दें तो उसको स्पेस मिलते ही देखना वो फ्लो कर जाएगा। Yes. अगर इसी पानी को हम बाल्टी में डाल दें तो देखना वो बाल्टी का शेप पकड़ लेगा। तो उनके अणुओं के बीच का अंतराकर्षण बल कम होने से वो अपने अणु को बांध नहीं पाते, इसलिए वो अणु मूव करते हैं, यानी उनमें ट्रांसफरेशनल मूवमेंट होता है, इसलिए उन अणुओं का आकार नियत नहीं होता है। लेकिन सब अणु अभी भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, Yes. इसलिए वॉल्यूम अब भी वही रहेगा। अगर 1 लीटर हमने दूध गिराया तो गिरा दूध का आयतन 1 ही लीटर है, Yes. लेकिन आकार वो ऐसा नहीं है। Yes. समझ गए? Yes. तो ये एडवांटेज होती है एक सॉलिड में। तो इसलिए कभी पूछ लिया जाए कि ठोस का आकार कैसा। अच्छा एक चीज और आपको बता दें,
जैसे अगर मैं इस कलम को पकड़ के खींचूं तो देखना इनके अणुओं के बीच का अंतराकर्षण बल इतना ज्यादा है, राइट है, Yes. कि इसकी वजह से ये डक्टाइल हैं, बिल्कुल तने हुए हैं, Yes. राइट। Yes. लेकिन अगर हम खींचे तो जब हमारा बल यानी हमारे द्वारा अप्लाई किया गया बल इन अणुओं के बीच के बल से ज्यादा ज्यादा होगा, तब ये हमारी ओर चलेगा। Yes. जब चलेगा तो इनसे डिटैच हो जाएगा, Yes. जिसे आप कहते हो टूट गया। या कोई चीज होता है खींचा खाची करे तो क्या कहते हैं, मत खींचो तो टूट टूट जाएगा। जाएगा। तो why it is broken? Because when you are applying the force and that force become higher than the molecular force, so then that molecule will move in that direction and detach from the main body. तब वो अपने पूर्व शरीर से कट जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। Yes. कंफर्म हो गया? Yes. तो ये है सॉलिड की प्रॉपर्टी यानी ठोस का गुण। अब इसमें एक खास और बात आती है कि इनकी जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रम से अरेंज होते हैं, क्रम से बने होते हैं। जिसे हमने 11 में प्रत्यास्था पढ़ाते समय बताया था कि इनका जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है, ये देखिए, और इसी आधार पे ये देखिए घन बनाकर ये स्पेस रखते हैं। Yes, sir. इसलिए मॉलिक्यूल स्क्वायर बेस में होता है, यानी उनका अणु जो है आधार वर्गाकार घेरता है। Yes, sir. लेकिन जब वो एक के ऊपर एक जमा होता जाता है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो उसका आकार घनाकार Yes. यानी क्यूब फॉर्म हो जाती है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. वो क्यूब फॉर्म में हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बल इतना प्रबल है कि वह जिस भी शेप पकड़ लेगा वैसे ही शेप में बना है। Yes. जैसे कि हम लोगों ने ईंटा को अगर अणु मान लो तो अणु को हमने सरियाते सरियाते और उनके बीच में मसाला देके अंतराणविक बल देकर ऐसा कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया। Yes, sir. तो आप इस कंस्ट्रक्शन को आज नहीं 5 साल बाद भी आओ तो ऐसा मिलेगा, Yes. राइट है? Yes. कठिनाई हो रही है? No, sir. तो हम जैसा उसको आकार दे देंगे वो वैसे आकार को पकड़ लेगा। Yes, sir. ये इनकी एडवांटेज होती है। Yes. कंफर्म होगी? Yes. और अब इसमें तीसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये निर्माण करने वाला इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट माने घटक, जो जिससे बनता है उसे उसका घटक कहते हैं। तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि घटक है, जिसे हम अंग्रेजी में कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ये कंपोनेंट इनके 3 चीजें हो सकती हैं। तो क्या आपने अभी सुना कि जो मोनो एटॉमिक होंगे वो तो परमाणु रूप में है, यानी वो एटम है, और अगर वो मोनो ना हो के डाई आइए हुए तो मॉलिक्यूल हो गए, तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और तीसरा कि आप तो जानते ही हो कि मॉलिक्यूल्स में भी कुछ हैं मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। Yes. जैसे आप अपने घर में देख लो, जैसे नमक। अब नमक क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हो तो देखना ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना लेता है। बताओ इन्हीं दोनों के मिलने से ये कंपाउंड बना है। Yes. ये कौन सा फॉर्म है, बोलो आयन फॉर्म है। Yes. तो इसका मतलब कि हमें वो तीसरा फॉर्म भी मिल गया, वो कौन सा है, आयन। इसका मतलब कि किसी भी पदार्थ को आप अगर लेते हो तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो परमाणु होगा या अणु होगा या आयन होगा, अर्थात ये तीनों के तीनों उसके घटक हैं। अतः हम अगर कहें कि कोई ठोस के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी ठोस के घटक कौन है तो आपके जवाब 3 बनेंगे, परमाणु, अणु और आयन। ये अलग है कि उसमें परमाणु है या अणु है या आयन है, ये बात अलग है, बट तीनों उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो इसलिए जब कभी भी कहा जाएगा इस चैप्टर में कि ये ठोस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट नाम लेते ही आपके माइंड में 3 बातें हो जानी चाहिए कि यह
ये है आपका एटम परमाणु होगा या मॉलिक्यूल है या आयन। दिस इज कंफर्म। Yes. यानी इट में बी एटम, इट में बी मॉलिक्यूल, Molecule. इट में बी आयन। आयन। अब कोई दिक्कत नो। इतनी बात पूरी श्योर होगी? यस। ये अभी तक जो बात हुई, ये बात अभी 12 की शुरुआती नहीं थी, ये 9, 10, 11 का ज्ञान था। Yes. हमें यहाँ पढ़ना है अब इसके आगे। मैं बस अपनी बात समझ में आ, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया कि ऐसा ज्ञान आपके पास है। यस। अब जिसको इसमें डाउट है, पूछना है, दोबारा पूछिए। एनीबॉडी? नो।